अंतराल 1,5 में एफ एक्स बराबर 2x घाते 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अंतराल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल है 1,5, फलन एफ एक्स है 2x घाते 3 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक, अच्छा माइनस 15x स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, हमें उच्चतम निरपेक्ष और उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम ये ज्ञात करना है ना। अब क्या करें, देखो 1,5 के बीच में, मतलब 1 से लेके 5 के बीच में ही बताना है हमें आंसर। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप पे हमारा एफ एक्स लिखते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या, अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई कहिए चाहे एफ डैश एक्स। कितना आ जाएगा, 3 गुना 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है, उच्चतम और निम्नतम के लिए, निम्नतम के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर 30x प्लस 36 बराबर 0। 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक, एफ डैश एक्स बराबर 0 क्यों लिया जाता है जानते हो, वो तो अलग बात है, 0 उसको क्यों लेते हैं। जैसे यार कोई फलन है ना, यहाँ को हम स्पर्श रेखा निकाले, यह स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर नहीं है, इसलिए इसका प्रवणता शून्य नहीं होगा। जो रेखा एक्स अक्ष के समांतर होता है उसका प्रवणता शून्य होता है, ये पता है ना। अगर मैं यहाँ पर इस बिंदु को लेकर यहाँ पर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करेंगे तो वह शून्य नहीं होगा। और देखो जब शून्य नहीं होगा तो इसका मतलब इसके आगे वाला जो बिंदु है इससे ऊंचा है। नहीं समझे, फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझो ध्यान से। एफ डैश एक्स को मैं क्यों 0 लेता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पर्शिक प्रवणता ज्ञात किया, इसको मैं 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि यह प्रवणता, यह स्पर्शी इसके समांतर नहीं है ना। और इसको इसलिए 0 नहीं लिख सकते, इसके आगे इसके कोई बिंदु है। देखो भाई, जब इसका प्रवणता निकालेंगे तो इसके समांतर नहीं है, इसका प्रवणता शून्य नहीं होगा। किस स्थिति में शून्य होगा उसको नोट करिए। यहाँ प्रवणता निकालेंगे कभी तो शून्य नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ प्रवणता निकालेंगे क्या होगा, प्रवणता इसका शून्य होगा क्योंकि ये इसके समांतर है। वक्र पर सबसे ऊंचे वाला बिंदु पर जब हम प्रवणता निकालेंगे तो वो प्रवणता एक्स अक्ष के समांतर होगा। सबसे इसीलिए बोला गया उच्चिष्ट या निम्निष्ट, माने सबसे ऊपर वाले बिंदु पर स्पर्शी खींचे या सबसे नीचे वाले बिंदु पर स्पर्शी खींचेंगे तो वहाँ पे जो प्रवणता होता है वह एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर होता है, इसलिए हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, जब तक न आए तब तक समझते रहो। यह उच्च बिंदु है, यहाँ पे जब स्पर्शी खींचेंगे तो इसके समांतर होगा। यह निम्न बिंदु है, यहाँ पर स्पर्शी खींचेंगे या इसके समांतर होगा। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 क्यों किया जाता है, क्योंकि उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता शून्य होती है। क्योंकि उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता शून्य होती है। अब अपने दिमाग में एक कंसेप्ट ये डाल लीजिए कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 हम लोग लिखते हैं।
क्यों लिखते हैं? उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर जब स्पर्शी की प्रवणता खींचेंगे तो वह प्रवणता एक्स अक्ष के समांतर, माने वह स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए उस प्रवणता का मान 0 होगा। ये स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए इसका प्रवणता क्या होगा? 0। यह स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए इसका प्रवणता क्या होगा? 0। अब प्रवणता क्या होता है पता है ना? अवकलन। किसी फलन का अवकलन करके उसमें बिंदु का मान रखेंगे तो हमें उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात होती है। जैसे यह फलन है और इसका अवकलन कर दिए, अवकलन करेंगे तो ढेर सारा स्पर्शी प्राप्त होगा। उसमें से कोई बिंदु रख देंगे तो वह उस बिंदु का स्पर्शी होगा। समझ में आया ना? जैसे इस वक्र पर कितने बिंदु हैं? ढेर सारा बिंदु है। यहाँ पर स्पर्शी मैं खींच सकता हूँ, यहाँ पर खींच सकता हूँ, यहाँ पर खींच सकता हूँ, यहाँ पर खींच सकता हूँ। बात समझा? यहाँ पर खींच सकता हूँ। अनंत बिंदु है, अनंत स्पर्शी खींच सकते हैं। जब किसी वक्र का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो हमें क्या मिलता है? प्रवणता मिलता है। और उसमें किसी बिंदु का मान रख देते हैं जो वक्र पर स्थित हो, तो वह उस बिंदु की प्रवणता होती है। समझा? उच्चिष्ट और निम्निष्ट में इस प्रवणता का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? तो मिला जुला के बस हमें यहाँ पे इतना जानना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए f' बराबर 0 हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर होती है, इसलिए उसका प्रवणता 0। ठीक है, चलो एक बात ध्यान देना। तो उच्चतम निम्नतम के लिए क्या आता है? f' बराबर 0। इसको 0 कर लिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। यह 6 0 के नीचे चला जाएगा। x² 3x 2x धन 6 बराबर 0। कितना? x कामन लीजिए, x - 3 2 कामन लीजिए, x - 3 बराबर 0। x - 3 x - 2 बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर 2। इतना सबको आता है ना? पहला स्टेप क्या करना है? f' बराबर फलन x का मान। दूसरा f' निकालेंगे। तीसरा उच्चतम निम्नतम के लिए f' को 0 रखेंगे। 0 रखकर x का मान निकालेंगे। हाँ देखिए, चौथा स्टेप हमारा है अंतराल 1,5 में फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। तो हम 1,5 ये क्या है? बंद अंतराल है। क्या है? मतलब एक बंद अंतराल का मतलब क्या होता है? कई बार बताएं, एक बार फिर। 1,5 का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक के बीच के सभी बिंदु, 1 से लेकर 5 तक के बीच के सभी बिंदु। इसमें बीच में और कौन आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है और 4 नहीं आ रहा है। बस इतने हमारे पास कुल कितना मान है? एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, और दूसरा 2 मान और हम लोग याद किए हैं। कौन कौन? 2 3 2 3 4 है यहाँ पर, लेकिन उसको हम नहीं लिखेंगे। समझा? अंतराल 1,5 तो दिया ही था, उसके बीच में 2 और हम लोग का मान आ रहा है। कौन? 2 और 3। अब इन्हीं अंतरालों पर हम पुनः फलन का मान ज्ञात करेंगे। अब f' कितना है बताइए? 2x घाते 3 -15x² + 36x प्लस f1 ज्ञात कीजिए। एक बात और ध्यान देना, अगर यह बंद अंतराल रहेगा ना, अरे खुला अंतराल रहेगा ना, 1 और 5 नहीं, यहाँ पे f1 नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक? कितना आ जाएगा f1? x के स्थान पे इधर भी जहाँ जहाँ x है क्या लिखेंगे? एक बात हमेशा ध्यान देना। कितना हो गया ये? कितना है? 24। क्या 38 आएगा? हाँ, 36 2 38 39 सही है ना?
चलो F2 निकालिए, F2 भी चाहिए ना, F2 निकालिए। 2 गुणा 2 घाते 3 माइनस 15 गुणा 2 स्क्वायर प्लस 36 गुणा 2 प्लस 1। 2 गुना 4 गुना 8 गुनी 16, 2 गुना 4 15 चौका 60 प्लस 72 प्लस 1 कितना हो गया 72 88 89 कितना हो गया सही है, चेक कर लेना। F3 भी ज्ञात करते हैं हम लोग। F3 क्या है 2 गुणा 3 घाते 3 माइनस 15 गुणा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस 36 गुणा 3 प्लस 1 27 54 135 108 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 28। F5 क्या निकलना है F5 निकालिए कितना आएगा अब देखिए हम क्या क्या निकाले हैं F1 F2 F3 F5 ना। तो निरपेक्ष उच्चतम पूछा है, क्या पूछा है तो निरपेक्ष उच्चतम क्या होगा बताओ। निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा 56, सबसे अधिक 56 आया ना। हाँ प्रश्नावली 6.5 का पहला प्रश्न है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो पहला में 4 प्रश्न है, मैं एक तो कर दे रहा हूँ, बाकी आप सब कर दीजिएगा। तो पहला का पहला देखिए ध्यान से, पहला क्या है f(x) बराबर चलो इसका जो है बोला है उच्चतम मान कोई हो तो ज्ञात कीजिए और न्यूनतम मान कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक f'(x) करेंगे कितना हो जाएगा इसका अवकलन करिए 2 कोष्ठक में 2x माइनस 1, ध्यान देखो x स्क्वायर में क्या होगा 2x ना, और फिर इसका भी अवकलन dx 2x माइनस 1 और प्लस इसका क्या होगा 0। तो f'(x) कितना होगा 2x माइनस 1, इसका कितना आंसर होगा 2। f'(x) हमारा कितना आ गया 2 गुना 4 2x माइनस 1। ठीक, चलो पहला स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप क्या था फर्स्ट हो गया, क्या हो गया सेकेंड हो गया, थर्ड यहाँ से करेंगे। थर्ड क्या करना है f'(x) को 0 करना है। तो 4 कोष्ठक में 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0 बटे 4 बराबर 0 और 2x माइनस बराबर 1, x बराबर 1 बटा 2, x बराबर कितना है। और चौथा स्टेप क्या करना है f'(x) मतलब दोबारा अवकलन कितना होगा इसका 4 और 2x माइनस 1 का 2 होगा, कितना होगा 8। समझा। और पांचवा स्टेप क्या करना है f' में इसका मान रखना है, x का मान रखना है कितना है 1/2, इसका मान है 8 में x बराबर 1/2 रखना है। मान देखो कैसे f'(x) में x बराबर 2 रखना है। f'(x) का मान 8, ये वाला कोष्ठक ऐसे ही x बराबर 2, इसमें x का मान 1/2 रखो, x नहीं है ना बस ऐसे ही 8 लिख लेंगे। ये क्या है धनात्मक है, क्या है
धनात्मक से क्या होता है, निम्निष्ट। तो एक बात ध्यान देना, अब हमें लिखना है कि x बराबर 1/2 पर फलन क्या है, निम्निष्ट है। x बराबर 1/2 पर फलन क्या है, निम्निष्ट है। और इसका उच्चिष्ट मान नहीं है, उच्चिष्ट मान इसका होगा नहीं, बहुत आगे तक जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। निम्निष्ट मान कहाँ से होगा, ध्यान से देखिए। निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम x बराबर 1/2 को फलन में रखते हैं। या x बराबर 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, 2 गुणा 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा और प्लस 3, निम्निष्ट मान 3 होगा। कितना होगा, 3। हाँ देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीसरा में जो है 8 क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मैं तीसरा का तीसरा बता दे रहा हूँ। हाँ, इसमें क्या है, x बराबर क्या है, sin x प्लस cos x, और मान क्या दिया है, 0 से बड़ा x और π/2 से छोटा n दिया है। इक्वल भी है, नहीं है। चलो, x का मान कैसा होना चाहिए, 0 π/2 के बीच। चलिए, तीसरा है, हम पहला स्टेप करते हैं अपना हल में। पहला स्टेप x बराबर क्या है, sin x प्लस cos x, h डैश x बराबर कितना होगा, बताओ इसका अवकलन कितना होगा, sin x का कितना होगा, cos x इसका। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए तीसरा स्टेप, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है, h डैश x बराबर 0 करेंगे कितना आएगा, cos x माइनस sin x बराबर 0। इसको उस साइड भेजते हैं, cos x बराबर sin x। x का मान निकालिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, sin π/2 माइनस x ना, तुलना करो, π/2 माइनस x बराबर x, इसको उस साइड भेजो 2x। ठीक है, फिर x बराबर π/4। x बराबर कितना हमें मिला, कैसे मिला फिर समझ लो। साइन को इस साइड भेज दिए, कास थीटा को हम साइन 90 - लिख सकते हैं ऐसे। फिर इसको ऐसे ही लिखिए, फिर तुलना करेंगे तो π/2 माइनस x बराबर x, इसको उस साइड भेजेंगे 2x, यहाँ का 2 नीचे चला आएगा π/4। यह तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप में क्या करना है, इसका डबल अवकलन। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन x और माइनस, समझ में आया। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या करना है, इसमें मान रखना है, यह डबल डैश x में क्या रखना है, x बराबर π/4। इतना करो। हाँ देखो, h डैश x कितना है, माइनस साइन x माइनस cos x, x बराबर क्या रखना है, π/4 रखो। माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 कितना हो गया, -2/√2। ये क्या है, ऋणात्मक ना,
तो ऋणात्मक से क्या होता है? उच्छिष्ट। क्या होता है? हाँ, यह उच्छिष्ट हो गया। किस बिंदु पर उच्छिष्ट है? x बराबर पाई बाई 4 पर। ठीक है। और उच्छिष्ट मान अगर पूछेगा तो भी निकाल देते हैं हम लोग। उच्छिष्ट मान कहाँ से ज्ञात होता है? यह उच्छिष्ट मान नहीं है। उच्छिष्ट मान कहाँ से ज्ञात करेंगे? फलन को लिखेंगे। फलन क्या है? साइन x प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4 a/√2 प्लस a/√2 और 2/√2 और √2। हाँ, तीसरा का 7वां देखिए क्या है? fx है। हाँ, gx कितना है? 1/x² प्लस 2। यही ना? अब देखो इसका अवकलन करने में अगर आपको दिक्कत है तो हम अपना सवाल उल्टा करके, मतलब सवाल को दूसरे तरीके से लगा के उत्तर को उल्टा कर देंगे। जैसे gx बराबर इतना दिया है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना। हम इसका व्युत्क्रम लेते हैं, उसका नाम हम देते हैं hx। क्या देते हैं? hx को लिखते हैं x² प्लस 2। ठीक। अब हम पूरा सवाल इससे लगाएंगे। इससे अगर उच्छिष्ट आया इसका आंसर निम्निष्ट, इससे अगर निम्निष्ट आया तो इसका आंसर में उच्छिष्ट बताना पड़ेगा बस। ठीक है। माना hx बराबर x² प्लस 2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है? h' बराबर कितना होगा? 2x। समझ आया? तीसरा स्टेप क्या है? h' बराबर 0, 2x बराबर 0 तो x बराबर 0/2 बराबर 0। चौथा स्टेप h'(x) हाँ कितना होगा? h'(x) 2 ना। इसका अवकलन करें कितना आएगा? 2। समझ में आ रहा है नहीं? थोड़ा सा इसका क्रिया विधि लंबा है लेकिन सरल है। सिस्टम अपना सेट कर लो। पहले फलन को लिखते हैं, उसके बाद अवकलन करते हैं, फिर अवकलन को 0 करके x का मान निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर डबल अवकलन करते हैं, द्वितीय अवकलन, फिर इसमें मान रखते हैं। 5वां स्टेप h'(x) में x बराबर कहीं रखेंगे 2, 0 कितना है? 0। तब मान रखिए, इसका मान कितना है? 2 है। फिर x बराबर 0, मतलब का इसमें x का मान रखिए। यहाँ तो x है नहीं, इसका आंसर कितना होगा? 2 से क्या मिला? धनात्मक। फिर धनात्मक से क्या होता है? निम्निष्ट। क्या होता है? निम्निष्ट ना। इतना कर लो तो मैं बताऊं। हाँ देखिए ध्यान से, x बराबर 0 पर निम्निष्ट है। क्या है? निम्निष्ट है ना। इसलिए चूंकि h x बराबर 0 पर निम्निष्ट है, इसलिए gx x बराबर 0 पर क्या होगा? उच्छिष्ट होगा। उच्छिष्ट होगा। बात समझ में आया? भाई देखो h बराबर 0 पर निम्निष्ट है तो gx क्या होगा? x बराबर 0 पर उच्छिष्ट होगा। मेरा फलन तो ये था ना, अब तो इसको माने थे अपने से, मतलब सरल करने के लिए कि हमारा कैलकुलेशन सरल हो। हम hx मान के किए थे, gx तो ये था क्या था? x² प्लस 2। hx जो हम माने तो क्या था? x² प्लस 2। अगर इससे मेरा आंसर निम्निष्ट आ रहा है, ये वाला आंसर क्या होगा? उच्छिष्ट होगा, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम है ना। तो उच्छिष्ट होगा। तो उच्छिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्छिष्ट मान कैसे ज्ञात होगा? gx वाला लिखेंगे कि fx वाला? hx वाला। gx वाला जो दिया है ना, a/x² प्लस 2। x का मान कितना रखेंगे? 0।
तो उच्चिष्ट मान क्या हो गया 1/2। हाँ देखिए एफ एक्स बराबर क्या है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अंडर रूट वाले क्वेश्चन को भी हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एफ एक्स बराबर एक्स अंडर रूट एक्स है ना, हम अलग से फलन मानेंगे। क्या करेंगे? हाँ माना पहला स्टेप माना, इसको मैं नाम दूसरा देता हूँ जी एक्स दे देता हूँ। जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वर्ग करके लिखूंगा। कैसे लिखेंगे? वर्ग करके। सारा उत्तर वही आएगा जो मुझे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस एक्स। हम वर्ग इसलिए किए ताकि करड़ी हट जाए। अब करड़ी नहीं रहेगा तो हमारा अवकलन आसानी से होगा। तो जी एक्स बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स घाते 3। पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या है? जी डैश एक्स 2x माइनस 3x स्क्वायर। तीसरा स्टेप क्या है? जी डैश एक्स बराबर 0 करिए तो 2x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x कामन ले लीजिए, 2 माइनस 3x बराबर 0। बात समझ में आया? क्या करेंगे? बारी बारी 0 करो। x बराबर 0, 2 माइनस 3x बराबर 0। ठीक, x का मान निकालिए। एक तो यहाँ से प्राप्त हो गया ना, दूसरा यहाँ से करिए। कितना आएगा? 2 बराबर 3x और x बराबर 2/3। हाँ देखिए अब क्या होगा? ये कौन सा स्टेप होगा? 5वां, चौथा होगा। तो उसमें क्या करना है? जी डबल डैश एक्स ना, तो जी एक्स कितना था बताओ? जी डैश एक्स कितना था? 2x माइनस 3x स्क्वायर। डबल डैश कितना होगा? 2 माइनस 6x। सही है? हाँ, अरे 2x का 2 हो गया माइनस 3 6x। अब 5वां में क्या करना होता है? जी डबल डैश एक्स में x का मान रखना है। एक बार x बराबर 0 रखेंगे। हमारे पास 2 उत्तर है ना, तो हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। आप लोग बारी बारी से लेके भी चल सकते हैं। हमारे पास 2 उत्तर, एक 0 एक 2/3 है। चलो जी डबल डैश एक्स में क्या आता है? 2 माइनस 6x, एक्स बराबर 0, 2 माइनस 6 बराबर 0, 2 माइनस 0 बराबर 2। धन में आ गया ना, तो क्या है? अरे यार बोलो, धनात्मक माइनस निम्निष्ठ। यहाँ चेक करते हैं। 2 माइनस 6x मान रखो तो 2 गुणे 2/3, 2 माइनस 4/3। हाँ यहाँ 6 होगा। 3 गुना 6 और 2 गुना 4 ऋण 2, ऋणात्मक उच्चिष्ट। क्या हो गया? हाँ इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो आंसर इसका होगा वही उसका होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? चूंकि फलन जी एक्स बराबर 0 पर निम्निष्ठ क्या है? एक्स बराबर 0 को क्या है? निम्निष्ठ ना, निम्निष्ठ। तथा x बराबर 2/3 पर क्या है? उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। इसलिए कुछ चेंज नहीं करना है, बस जी एक्स के स्थान क्या लिखना है? एफ एक्स। इसलिए फलन एफ एक्स भी एक्स बराबर 0 पर निम्निष्ठ तथा एक्स बराबर 2/3 पर क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। समझ में आया? निम्निष्ठ मान कैसे निकालेंगे? फलन मतलब जो मूल फलन है उसको लेंगे। मूल फलन हमारा क्या है? एक्स अंडर रूट मान रख दो 0
ठीक है। उच्चिष्ट मान कितना होगा? आप बताइए। x के स्थान पर 2/3, x के स्थान 2/3 लेंगे ना। 3 का 3 में से 2 निकला 1/3, यही आंसर है। आप प्रश्न नंबर 4 देखिए ध्यान से। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो देखो ध्यान से, इसमें प्रश्न नंबर 4 में 4 प्रश्न है। हमें ये सिद्ध करना है, 300 है, हमें सिद्ध करना है जो फलन यहाँ लिखा हम लिखेंगे उसका जो उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। देखो फलन है हमारा fx बराबर e⁴x पहला है। हमें सिद्ध करना है कि इसका उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। चलो, तो fx बराबर क्या है? e⁴x, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? f' बराबर e⁴x, इसका भी अवकलन करेंगे, यही होगा, ठीक। अच्छा, तीसरा उच्चतम या निम्नतम, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f' बराबर 0, e⁴x बराबर 0, ठीक। e⁴x बराबर 0, यहाँ आप लिखेंगे x का कोई ऐसा मान नहीं है, नहीं होता है जिसके लिए e⁴x 0 हो। इसलिए फलन का उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, e⁴x बराबर 0, x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए e⁴x 0 हो। जब x का मान नहीं है तो हम इसका उच्चतम और निम्नतम मान नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। इसका मतलब फलन जो है e⁴x है, इस तरीके से चलता है, ऐसे x बराबर 0 पर e⁴x का मान 1 होता है, यहाँ 1, 0 का मान 1। तो निम्नतम में ऐसे नीचे चला जाएगा, उच्चतम में ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका उच्चतम निम्नतम मान नहीं है। हर एक बिंदु, जैसे कि उच्चतम कब होता है? इसके इधर भी निम्न मान हो, इसके इधर भी निम्न मान हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उच्चतम के लिए क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे इस पे उच्चतम है, क्या है? उच्चतम है। तो उच्चतम में क्या होता है कि हम इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों देखेंगे, बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ देखिए, फलन का मान उससे कम होगा तब हम उसको उच्चतम बोलेंगे। जैसे ध्यान से देख लो फिर से, जैसे मान लीजिए x अक्ष है, क्या है? y अक्ष है, ठीक है। अगर कोई ग्राफ इस तरीके का है तो हम इसके बाएं तरफ देखेंगे, इसके दाएं तरफ, बाएं भी छोटा दाएं भी छोटा, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या है? उच्चतम है। यहाँ क्या है? अब फलन के हम e⁴x का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से होता है। यहाँ 0 power e⁴x का ग्राफ है, x बराबर 0 पर इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ चेक करें कि यहाँ उच्चतम है कि निम्नतम, तो हम कैसे चेक करेंगे? इसके बाएं तरफ भी देखेंगे, दाएं तरफ, बाएं भी छोटा होना चाहिए, दाएं भी छोटा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि e⁴x का क्या है, मतलब उच्चतम मान है इस बिंदु पर। तो चलिए हम लोग बाएं तरफ देखते हैं। बाएं तरफ यहाँ देखिए क्या है? छोटा है। दाएं तरफ चलते हैं, क्या है? बड़ा है। इसका मतलब e⁴x का उच्चतम मान इस बिंदु पर नहीं है, न तो उच्चतम है न तो निम्नतम है। बात समझ आया नहीं? उच्चतम निम्नतम के लिए क्या है? आप अपने इस साइड भी देखिए, उस साइड भी देखिए, दोनों तरफ छोटा है, दोनों तरफ से आप बड़े हैं तो आप उच्चतम हो गए। निम्नतम में क्या होता है? आप इस साइड भी देखिए, इस साइड भी देखिए, अगर दोनों तरफ आपसे बड़े हैं तो आप क्या है? निम्नतम है। बात नहीं समझ में आया?
जैसे देखो यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़का है। देखो यह इधर दिखाते भी छोटा है, इधर दिखाते भी छोटा है, तो क्या है? उच्चतम है, माने उच्च है। समझा? निम्नतम में क्या होता है? निम्नतम में दोनों तरफ उसके बड़ा होना चाहिए, ऐसे इधर भी देखे इधर भी देखे, जब दोनों तरफ बड़े होंगे तब यह क्या होगा? निम्नतम होगा। समझ में आया? अब वह देख रहा है एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, इसमें क्या था? एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, तो ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? न तो उच्चतम है न तो निम्नतम है। तो ग्राफ से भी बता सकते हैं। एफ बड़ा एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स का एक ग्राफ है और इसका ग्राफ किस तरीके का होता है? इसके हर एक बिंदु को आप देखेंगे तो एक तरफ छोटा होगा एक तरफ बड़ा होगा, इसलिए इसका न तो उच्चतम मान होता है न तो निम्नतम। अब देखो इसमें क्या करना है हमें। पहला स्टेप जी एक्स बराबर log ई एक्स, दूसरा स्टेप क्या करना है? जी डैश एक्स बराबर क्या करना है? इसका अवकलन करेंगे, कितना आएगा? 1/x। ठीक है। उच्चतम या निम्नतम के लिए, उच्चतम या निम्नतम के लिए जी डैश एक्स बराबर क्या है? 0, 1/x बराबर 0। अब देखो यहाँ आप लिखेंगे x का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए 1/x बराबर 0 हो, इसलिए फलन log x का उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है। समझ आया ना? x अगर हम अनंत लेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन अनंत वास्तविक संख्या नहीं है। बात समझ आया? तो यहाँ लिखा गया x का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए 1/x शून्य हो जाए। जब x का मान ही नहीं निकलेगा तो हम उच्चतम निम्नतम कहाँ से ज्ञात करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसको कर लीजिए। हाँ, चौथा तीसरा क्या है? hx बराबर x घाते 3। हाँ देखो ये पहला स्टेप है, इसमें भी हमें चेक करना है कि इसका उच्चतम निम्नतम मान नहीं है, सिद्ध करना है। तो एच डैश एक्स करेंगे, कितना होगा? 3x² और x² का 2x + 1 ना। डैश का मतलब अवकलन, एच डैश एक्स का मतलब का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x घाते 3 का 3x², x² का 2x, x का 1, इसका 0। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या होगा? उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए उच्चतम या निम्नतम के लिए एच डैश एक्स बराबर 0, 3x² + 2x + 1 बराबर 0 ना। हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो श्रीधराचार्य के नियम से करिए। इसके 2 मूल होंगे, x के कितने मूल होंगे? 2, x1 और x2। तो x1 बराबर क्या होगा? -b + √b² - 4ac 2a। x2 बराबर क्या होगा? -b -√b² 4ac / 2a। मान रखो -b का मान यह होगा
बी स्क्वायर मतलब का 2 स्क्वायर ऋण 4 ए का मान 3 सी का मान 1 नीचे 2 गुणा 3 या ये होगा ना या क्या होगा सी कामा x2 बराबर -2 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब का 2 स्क्वायर -4 ए के स्थान पे 3 सी के स्थान पे 1 इसे 2 गुणा 3 कितना हो गया ऋण 2 प्लस 2 गुना 4 ऋण 12 नीचे 6 यहाँ ऋण 2 ऋण 4 ऋण 12 बटे 6 सही है ना। हाँ देखिए ध्यान से बराबर x1 बराबर क्या होगा -2 प्लस अंडर रूट में -8 नीचे 6 x2 बराबर -2 माइनस अंडर रूट -8 बटा 6। तो देखो अंडर रूट में माइनस आ गया ना तो काल्पनिक ये क्या हो गया यह भी काल्पनिक है यह भी क्या है काल्पनिक। तो यहाँ आप लिखोगे x का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए g डैश x बराबर 0 हो सके g डैश x बराबर 0 हो सके 0 हो इसलिए फलन दिए गए फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान नहीं है। x का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है इसके लिए g डैश x बराबर 0 हो इसलिए दिए गए फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। हाँ पांचवा प्रश्न देखिए ध्यान से। पांचवा प्रश्न है प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मैं पांचवा का दूसरा बता दे रहा हूँ। पांचवा का दूसरा क्या है थोड़ा बोलिए तो f(x) बराबर sin x प्लस cos x। अब अंतराल दिया है ना अंतराल क्या दिया है सही है ना मतलब 0 पाई को लेकर बड़ा कोष्टक का मतलब क्या होता है 0 और पाई 0 से लेकर पाई के तक सारा मान। चलो हल f(x) बराबर क्या दिया है sin x प्लस f डैश x। हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम ज्ञात करना है ठीक। हाँ इसका तरीका थोड़ा सा चेंज होता है उसको देखिए कितना होगा sin x का क्या आ जाएगा cos x कितना आ जाएगा माइनस sin x ठीक। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होगा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं f डैश x बराबर 0 cos x माइनस sin x बराबर 0 ना इसको उस साइड भेजते हैं या इसी को उस साइड भेजते हैं। sin x बराबर ऋण cos x ऋण से ऋण गया cos से भाग दे कितना बराबर tan x बराबर 1 नहीं समझे क्या sin x बटा cos x बराबर 1 दोनों पक्षों cos x से हम भाग दे दिए दोनों पक्षों में क्या किए हैं
काश एक्स से भाग दे दिए हैं तो साइन एक्स बटा काश एक्स या काश एक्स बटे काश एक्स। ये कितना हो गया? tan एक्स बराबर 1, tan एक्स बराबर tan कितना हो जाएगा? 45 अंश। और किसका मान होता है? देखो ध्यान से, हमें 0 से पाई के बीच में जितना मान होगा सारा लिखना है ना। तो tan 45 अंश का मान एक होता है, ये धन है ना। पहले धनात्मक वाला सिस्टम बना लो। tan कहाँ धन होता है? यहाँ और tan कहाँ धन होता है? यहाँ होता है और यहाँ। तो 45 अंश का मान एक होगा, एक ठो क्लियर है। दूसरा क्या होगा? दूसरा 180 में 45 जोड़ दो। देखो पहले कक्षा में आने के लिए 0 से 90, दूसरे में आने के लिए क्या होता है? 90 से 180। तीसरा में क्या होता है? 180 270। चौथा में 270 से 360। अब देखो ध्यान से, तरीका सीखो कैसे हमें किसमें भेजना चाहिए। अगर 45 अंश को दूसरे चतुर्थांश में भेजना है 180 माइनस करके हमेशा भेजा करो, चाहे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो। ठीक, एक 45 अंश को तीसरे में भेजना है 180 में प्लस करके भेजो ना। 45 अंश को चौथे में भेजना है तो 360 में से 45 माइनस किया करो। ठीक, हम क्या बोले फिर सीखो। 45 अंश को दूसरे में भेजना है तो 180 माइनस 45। 45 अंश को तीसरे में भेजना है तो 180 प्लस 45। ठीक, जब 45 अंश को चौथे में भेजना है तो 360 माइनस 45। कभी गलत नहीं होगा। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है, मतलब इस 45 को मैं तीसरे में भेजना है। कहाँ भेजना है? तो तीसरे में भेजेंगे कितना आ जाएगा? बराबर tan 180 प्लस 45 कितना आ गया? x बराबर कितना हमारा 45 अंश हो जाएगा और कामा 225 अंश। समझ में आया? लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है? 0 पाई के बीच में लेना है। पाई का मतलब 180 अंश। 180 अंश ज़्यादा आ गया तो ये वाला मान कट कर देंगे। ठीक, तो हमारा मान क्या होगा? 0 होगा, 45 होगा और 180। 3 मान, 2 ठो दिया, 1 ठो एक। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ? x का मान पहले 0 तो दिया है, 45 भी आ गया मेरे पास और पाई का मतलब 180 है। ठीक, 3 मान हो गए। चलो, निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम के लिए, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम के लिए क्या करना है? या फिर अच्छे से लिख लीजिए, क्या है? साइन एक्स प्लस, समझ में आया? इसी मान रखिए। पहले एक्स बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? हाँ, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? पहला f0 साइन 0 प्लस कास 0। साइन 0 का मान 0 प्लस 1 कितना है? 1। दूसरा मान रखिए f 45 अंश कितना हो जाएगा? साइन 45 प्लस कास 45, सही है ना? a/√2 a/√2 कितना हो गया? 2/√2 बराबर √2 बराबर 4 1 4। तीसरा मान लिखिए f 180 अंश साइन 180 अंश प्लस कास 180 अंश। साइन 180 अंश का मान इसका -1। ठीक, -1। तो देखो सबसे अधिक मान कौन है? ये है, या 1.414 है, या 1 है, या -1 है। तो निरपेक्ष उच्चतम क्या है? निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है? 1.414। किस बिंदु पर निरपेक्ष उच्चतम है? 45 अंश पर। जब बिंदु पूछेगा 45 अंश और निरपेक्ष उच्चतम मान पूछेगा तो 1.414 और निरपेक्ष निम्नतम -1।
निरपेक्ष निम्नतम क्या होगा -1, और निरपेक्ष निम्नतम बिंदु पूछेगा तो 180 है। समझ आया ना? इसको आप लोग आंसर नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निरपेक्ष फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान 1.414, अब फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान -1। हाँ, छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न है, यदि लाभ फलन px बराबर 41 - 72x - 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो px बराबर कितना है बच्ची, बोलो तो थोड़ा। 41 - 72x - 18x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? p डैश x निकालना है। क्या निकालना है? p डैश x। p डैश x का मतलब क्या आता है? अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। इसका 0 होगा, इसका 72 होगा, इसका कितना होगा 36x। सही है ना? इसीलिए डबल वाला भी कर दें क्या? चलो सिस्टम, चलो स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा उच्चतम या निम्नतम, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या होता है? p डैश x बराबर 0, f डैश x होता है तो f डैश x बराबर 0, g डैश x होता है g डैश x बराबर 0। इसको 0 लिखेंगे कितना आएगा? -72 - 36x बराबर 0। इसको उस साइड भेजो, x बराबर -2। x बराबर कितना है? नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, x बराबर -2 हो गया। अब चौथा स्टेप क्या करना है? इसका डबल अवकलन, मतलब द्वितीय अवकलन। p डबल डैश x बराबर कितना है? इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा? -36 ना। हमें क्या करना है? उच्चतम निम्नतम चेक करना है। पांचवा स्टेप क्या करेंगे हम? पांचवा स्टेप है हमारा p डबल डैश x में x बराबर कितना रखना है भैया? -2। जो मान आता है उसको हम रखेंगे ना। p डैश x कितना है? -36, x बराबर -2। इसमें हम x का मान रखेंगे तो ये नहीं तो रखेगा, कितना होगा? 36 से होगा ना। ऋणात्मक है क्या है? हो जाएगा ऋणात्मक बराबर 25। किस बिंदु पर? x बराबर -2 पर। हाँ, तो देखिए अधिकतम लाभ क्या होगा? px बराबर 41 - 72x - 18x स्क्वायर ना। 41, इसमें x बराबर 2 रखिए, -2। x बराबर कितना रखेंगे? -2। 41 - 72 गुणा -2 -18 गुणे -2 स्क्वायर। 41 + 1 से 44 -18 और गुणा 2 गुणा 4। ध्यान रहे 18 पहले कोष्टक हल हुए तब 18 जाए ना। इनायक 18 दूना 36 करिए तब स्क्वायर करिए। 4 1 5 4 4 8 1 -72 कितना हो गया? ये 72, इधर 13, 113। तो अधिकतम लाभ कितना होगा? 113। हाँ, देखिए सवाल नंबर 11 है। कह रहा है यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन x पावर 4 - 62x स्क्वायर अब प्लस ax + 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए 11 का हल। fx कितना है हमारा? थोड़ा बोलिए। हाँ, और +9, ठीक।
तो पहला स्टेप हम लोग यही लिखते हैं कि फलन को लिखते हैं। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। अवकलन को डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स दोनों के नाम से जानते हैं, और प्रतीक है, ठीक है। बराबर एक्स पावर 4 क्या होगा, 4x पावर 3, ठीक है। इसका कितना होगा 62 गुना 128 x और प्लस ए एक्स का ए, इसका 0। अवकलन करना जानते हो ना। अच्छा, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, अच्छा 62 गुना 124। तीसरा स्टेप क्या होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम लोग 0। तो करिए एफ डैश एक्स 4x घाते 3 माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, इसको हम लोग हल करके x का मान निकालते थे ना। तो वहीं x का मान जब रखते थे तो हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता चलता था। तो हमें क्या करना है, प्रश्न में दिया है x बराबर 1 पर यह उच्चिष्ट है। किस पे उच्चिष्ट है, हाँ तो x बराबर 1 को उच्चिष्ट है, इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, इसमें x के स्थान पे 1 रखेंगे, 4 गुणे 1 घाते 3 माइनस 124 गुणा 1 धन a बराबर 0। कितना होगा ये बताओ, 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0। कितना है 120 प्लस a बराबर 0। अभी इसको उस साइड भेजेंगे, कितना होगा 0 धन 120, a बराबर 120, ठीक है। a का मान कितना है 120, समझ आया ना। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 12 है, अंतराल 0, 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 12 का हम लोग हल करते हैं। अंतराल दिया है कितना 0, 2 पाई, बड़ा कोष्टक है। बड़ा कोष्टक का मतलब समझते हो ना, क्या 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 यहाँ क्या है 2 पाई, तो मतलब 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जितने बिंदु हैं सब इसमें आएंगे, ठीक है। छोटा कोष्टक रहेगा तब इसका मतलब यह होता है 0 2 पाई के छोड़कर बीच में जितने बिंदु हैं सब, इसको जो है खुला अंतराल कहते हैं, इसको बंद अंतराल, ठीक। चलो, और फलन कितना दिया है, फलन को हम एफ एक्स मान लेते हैं। क्या दिया है x प्लस साइन 2x, इसको समीकरण 1 मानते हैं। हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होता है, हाँ उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, x प्लस साइन 2x बराबर 0, इसका क्या होगा 1। इसका अवकलन करेंगे हम लोग, x का अवकलन 1 प्लस साइन 2x का कितना होगा, साइन 2x का अवकलन बताइए cos 2x, फिर आगे और होगा इसका भी इंटू 2 बराबर 0, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। हमें x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एक को साइड भेजिए, 2 cos 2x बराबर 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1, सही है। अब 2 को उस साइड भेजिए, यहाँ गुणा में है ना, क्या हो जाएगा cos 2x बराबर माइनस 1/2, ठीक। इतना कर लो। अब देखिए क्या करना है,
cos 2x बराबर cos 2x बराबर पहले कई अंश का मान है 60 अंश का मान 1/2 होता है। कई अंश का मान होता है 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो काश किसमें ऋण होता है, यहाँ पर ऋण होता है और यहाँ पर निशान चिन्ह लगा लेते हैं ना। तो हम पहले जो ऋण पड़ता है उसको लिखते हैं। 60 अंश को दूसरे चतुर्थांश में भेजेंगे तो कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 60। समझो पहले इसका 1/2 का अंश का मान पर ऋण को छोड़ दीजिए। 1/2 का अंश का मान होता है 60 अंश। यहाँ पर ऋण है तो ऋण को कैसे संतुलित करेंगे, उस 60 अंश को दूसरे में भेजिए। 60 अंश को दूसरे में कैसे भेजा जाता है हम बताएं, 180 में से 60 घटा दो। तीसरे में भेजना है 180 में 60 जोड़ दो। चौथे में भेजना है तो 360 में से 60 को घटा दीजिए। ये इतना याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा। ध्यान रहे थीटा इसमें होता है, थीटा इसमें, इसको जब इसमें भेजना है दूसरे में तो 180 माइनस थीटा, इसको जब तीसरे में भेजना है तो 180 प्लस थीटा, इसको चौथे में भेजना है 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो चलो हम कैसे जानेंगे किस में भेजना है, चिन्ह से। यहाँ पर ऋण है ना, तो काश किसमें ऋण होता है, दूसरे में और तीसरे में। तो हम दूसरे में भेजेंगे 60 को, कितना आ जाएगा 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 का मतलब क्या, कितना है 120। पाई बटा में लिखो, पाई में कैसे लिखेंगे, 120 अंश को पाई में लिखेंगे 2 पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3। तो यहाँ पे 2x का मान कितना आएगा, 2 पाई बटा, काश से तुलना करें तो यहाँ 2x, यहाँ 2 पाई बटा 3, ठीक है। लेकिन हमें व्यापक मान चाहिए, क्या चाहिए, हाँ व्यापक मान लेंगे। ऐसे तो एक ही मान प्राप्त होगा, हमें ढेर सारा मान प्राप्त करना है। 0 से 2 पाई के बीच में जितना मान संतुष्ट करेगा x सबको लेना है ना। अभी तो हमें एक ही मिला है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, व्यापक मान। यहीं से मैं सेट कर देता हूँ, काश 2x बराबर काश 120 अंश, यही व्यापक मान सेट कर दो। काश के लिए व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तुम लोग अच्छा 11 में पढ़े होगे ना, साइन के लिए क्या होता था, n पाई प्लस माइनस से गाते हैं अल्फा, याद है। काश के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan के लिए n पाई प्लस अल्फा ना, होता था कि नहीं, माइनस प्लस। ध्यान से देखिए, तो हमें क्या करना है, व्यापक मान मैं यहीं पर लगा दे रहा हूँ। काश 2x बराबर काश 180 माइनस थीटा, काश 120, 120 को पाई में बदलेंगे कितना आएगा, काश पाई बटा 180 कर दो, 2 पाई बटा 3, सही है ना। चलो व्यापक मान हो गया 2x। अब 2x बराबर कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटा, ठीक है। चलो तो 2x बराबर, पहले कहानी सुन लो एक तरफ से। सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, फलन। दूसरा नंबर क्या किए हैं, उसका अवकलन। तीसरा नंबर क्या किए हैं, उचिष्ट निम्निष्ट के लिए उस अवकलन को शून्य किए है ना। उसके बाद हम चौथा नंबर क्या किए हैं, शून्य करके हमें वो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने में थोड़ा सा मेहनत है, सीखो, ठीक। चलो n बराबर हम लोग पहले सबसे पहले 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1। जब n बराबर 1 लेंगे कितना आएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई बटा 3 और 2 पाई माइनस 2 पाई बटा 3। 0 से स्टार्ट करो, पहले n बराबर 0, n बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बटा 3 होगा
और -2π/3 होगा ना, होगा ना, होगा कि नहीं? तो हमें ये वाला तो मान चाहिए नहीं, क्योंकि हमें मान कहाँ से, 0 से अंतराल भी लिख लेते हैं, 0 से हमें 2π तक चाहिए। तो यह वाला तो चलेगा, लेकिन यह नहीं चलेगा, तो इसको मैं कट कर लिया, ये चलेगा तो यहाँ लिख लिया। सही है? नहीं सही है? अच्छा, फिर आगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं। x बराबर निकालेंगे तो और अच्छा रहेगा। चले, x बराबर कितना होगा, n π ± π/3। अब सही है ना, अब सही रखते हैं। चलो n बराबर 0 लेते हैं हम लोग। n बराबर 0 से क्या होगा बताओ, π/3 होगा और -π/3, यह वाला लेंगे। सही है ना? चलो एक मान यहाँ से आए, इसको नहीं लेंगे, हम कट हो गया। n बराबर 1 से चलो, n बराबर 1 लेंगे, कितना होगा, π + π/3 और π - π/3। 3 एकम 3 एक 4π/3, 3 एकम 3 का 3π/3, 4π/3 और दोनों चलेगा ना, क्योंकि 0 2π बीच में दोनों है। n बराबर 2 लीजिए, रखो n बराबर 2π + π/3 और फिर 2π - π/, समझ आ रहा है ना? कितना हो जाएगा, ये 2π से ज़्यादा हो जाएगा, 2π प्लस से ज़्यादा हो जाएगा, वाला कट। 3 दूना 6 में से 1 ही घटा दीजिए, 5π/3। इसको क्यों नहीं लिखे, 2π से ज़्यादा हो जाएगा। n बराबर 3 लीजिए, n बराबर 3 से क्या होगा बताओ, 3π + π/3 और 3π - π/3। एक तो ज़्यादा हो गया कट, इसको देखो, 3 त्रिका 9 से 8π/3, यह भी ज़्यादा हो गया, 3 दूना, ये दोनों कट। हमारा मान क्या क्या हो गया x का, π/3, 4π/3, 2π/3, 5π/3। ये क्रम से लिखे, क्रम से लिख लिया, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। ये हमें x का मान प्राप्त हुआ है, किसका, तो यहाँ पे क्या होगा, cos 2x बराबर cos 2nπ ± 2π/3। तुलना करें तो cos से गया, बचा हमारा ये, ठीक। x का मान निकालिए तो ये वाला हो जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है, x का मान जितना ढेर सारा आएगा। हाँ, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर फलन लिख लीजिए, यहाँ पर मान लिख लीजिए। चलो करो, फलन क्या है मेरा, फलन तो क्या है, यहाँ पर फलन x का मान, यहाँ x, यहाँ f(x), यहाँ पे x का मान, यहाँ पे f(x) का मान। चलो x का मान पहले 0 लेंगे, क्या लेंगे, 0 तो है नहीं, लेकिन 0 से 2π के बीच में बोला था, 0 2π को भी लेना है ना। अब फलन का मान क्या है, फलन बोलो क्या है, x + sin 2x। हाँ चलो, तो पहला x बराबर 0 रखते हैं, इसमें 0 + sin 2 × 0 बराबर 0, यही होगा ना। दूसरा x बराबर कितना लेना है, π/3, थोड़ा जल्दी जल्दी लो, π/3 + sin 2π/3 कितना होगा, इसका मान बोलो यार जल्दी से, π/3 + sin 2π/3 मतलब sin 120 अंश, 90 + 30 cos 30 करें 3/2। जिसको न निकाले हैं साइड में निकाल के यहाँ लिखिए, sin 2π/3 है ना, sin 120 अंश है, sin 120 अंश का मान क्या होगा, sin 180 - θ।
साइन 60 है, कड़ी 3/2, सही है ना। इसको सरल करो, इसका मान कितना होता है 1.314 बटा 3, इसका 1.73/2, ठीक। लस ले लो, नीचे का 8 2 कम 2 इत्यादि 6 3 3 9 3 7 21 3 कम 3 2 5, सबकी जरूरत है 9 8 17 और 2 1 3 1 4 अच्छा 5 11 नीचे 6 भाग दीजिए। तो हमारा इसका आंसर कितना है 10.91। अब तीसरा स्टेप चलेंगे। तीसरा मेरा क्या है, x बराबर 0 हो गया, π/3 हो गया, 2π/3 ना, 2π/3 है ना। 2π/3 क्या करेंगे, 2π/3 प्लस साइन 2 गुणा 2π/3। हाँ देखो 2 चौका 2 कम 2 इत्यादि 6 नीचे 3 माइनस 7 3/2 कितना हो गया, भाग दे दीजिए, चाहे 2 8 16 भाग दे दीजिए, कितना आएगा 2.09 माइनस 2 8 16 2 छक्का 12 घटा दीजिए। 2.09 में से 8 6 घटाइए, 9 6 का 3 10 9 से 8 का 1 नहीं है, 10 से 8 का 2 1.23, ठीक। हाँ इसमें क्या होगा 4π/3 प्लस साइन 2 गुणे 4π/3 कितना हो गया 4 गुणे 3.14 नीचे 3 डन, ये कितना होगा साइन 8π/3। इसको सरल कीजिए, ये कितना आएगा, तो साइड में हम देखते हैं साइन 8π/3, इसको लिखेंगे 2π प्लस π/3, 3 दूनी 6 2 8 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा साइन 2π/3। तो साइन 120 अंश का मान कितना होता है, अभी अभी निकाले हैं ना 3 3/2 होगा ना। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 चौका 16 4 कम 4 5 4 4 12 नीचे 3 धन साइन इसका मान हो जाएगा कर्डिंग 3/2, सरल करो 3 चौका 12 3 कम 3 3 8 24 3 18 प्लस 7 3/2 4.18 लिखते हैं 9 लिख लेते हैं 2 8 16 और 2 छक्का 12 घटाओ तो 4.19 से इसको घटाओ, हाँ जोड़ना है 9 6 15 8 1 9 10 5.05 इसका कितना हो जाएगा 5 गुणे 3.14 नीचे 3 धन ये साइन 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना 600 साइन 600 मतलब क्या हो गया साइन 240 अंश। अरे 600 में 360 निकालो 240 साइन 240 अंश मान माइनस करीब 3/2। इसको हम लोग सरल कर दिए, यहाँ लिखते हैं 5 चौका 20 ना पूरा 4.36 हाँ हो गया x के साथ 2π साइन 2 गुणा 2π कितना हो गया 2 गुणे 3.14 प्लस साइन 4π, ठीक है। तो साइन 4π कितना हो जाएगा 2 चौका 8 2 कम 2 इत्यादि 6.28 कितना हो गया। अच्छा अब चलिए हम 6 में देखते हैं, हमें उच्चतम चाहिए ना।
तो सबसे ज्यादा कौन है, यही ना है, लिखेंगे x बराबर 2 पाई पर फलन उच्चिष्ट है। क्या है, उच्चिष्ट है। और सबसे कम किस पे है, x बराबर x बराबर 0 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है। चलो अब इसमें क्या बताना है, जैसे उच्चिष्ट मान पूछेगा तो यहीं लिख दू। और उच्चिष्ट मान कितना आया है, 6.28 कितना आया है। और निम्निष्ठ मान निम्निष्ठ मान कितना है, 0। समझ आया ना। देखिए सवाल नंबर 13 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है ना। देखो योग दिया है 24, दोनों का योग कितना है, और गुणनफल बोल रहा है उच्चतम हो। गुणनफल क्या हो, हाँ। तो देखो कैसे हम निकालेंगे। तो माना पहली संख्या x क्या मानेंगे, और दूसरी संख्या y मत मानिए, योग दिया है ना 24 माइनस। ठीक है। चलो गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, x गुणे 24 माइनस x करेंगे ना। गुणनफल को हम लोग कोई चर मान लेते हैं, p मान लेते हैं। p बराबर 24x माइनस x। देख रहे हो ना, हमारा फलन तैयार हो गया। अब क्या होगा, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करो, ddx ऑफ p कितना होगा, 24 माइनस 2x ना। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए इसको क्या करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए ddx ऑफ p बराबर 0, 24 माइनस 2x बराबर 0। इसको उस साइड भेजो, x बराबर 12, x बराबर क्या आ गया 12। फर्स्ट स्टेप क्या था, फलन। दूसरा स्टेप क्या था, ddx। तीसरा स्टेप क्या था, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए इसको 0 करते हैं। चौथा स्टेप क्या है, दोहरा अवकलन। चौथा स्टेप मेरा क्या है, दोबारा अवकलन करते हैं, d2p dx2। एक बार करेंगे तो कितना आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका -2। पांचवा स्टेप क्या करते हैं, रखना है। पांचवा हम क्या करना है, d2p dx2 में x बराबर क्या रखना है, 12। चलो इसका मान कितना है, -2। x बराबर कितना रखना है, 12। इसमें x सही नहीं है, तो ये -2 ऋणात्मक आ गया ना। तो ऋणात्मक से क्या बनता है मेरा, उच्चिष्ट। क्या बनता है, हाँ नियम जानते हो ना, धनात्मक आता तो निम्निष्ठ। चलो उच्चिष्ट आ गया। हमें गुणनफल कैसा चाहिए था, उच्चिष्ट। गुणनफल हमारा उच्चिष्ट आ गया, किस मान पर, 12 पर। हाँ, चूंकि x बराबर 12 पर गुणनफल, गुणनफल को चाहे फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है ना। इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 12, दूसरी संख्या बराबर कितना है, 24 माइनस x, 24 माइनस 12 बराबर 12। देखिए माना प्रत्येक कोने से एक सेमी भुजा को काटा जाता है। ठीक है,
एक सेमी इधर से, एक सेमी इधर, एक सेमी इधर, एक सेमी इधर, ऐसे काट लिए। ठीक, तो हमारा ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ पूरा 18 है, तो ये कितना बचेगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस, क्योंकि x इधर माइनस x इधर, यहाँ आप लिखेंगे लंबाई बराबर 18 माइनस 2x। चौड़ाई कितना होगा ध्यान से देखिए, ये पूरा 18 है, x इधर गया, x इधर गया, 18 माइनस 2x। ठीक, ऊंचाई कितना हुआ, दिमाग लगाओ, ऊंचाई कितना हुआ, इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये वाला उठा के ऐसे कर देंगे तो इस पे चला आएगा, तो ये कितना x है ना, ये x से भी उठ जाएगा, ऊंचाई बराबर x। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ भी बराबर लंबाई के स्थान पर 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और गुणे x, समझ में आया। इसको स्क्वायर कर दो, 18 माइनस 2x का स्क्वायर गुणे x, यह हमारा फलन तैयार हो गया। ठीक, हाँ, समीकरण 1 मानते हैं। हाँ, तो पहला स्टेप मेरा क्या था, फलन प्राप्त करना। आयतन विशिष्ट बोला था तो आयतन का हम फलन प्राप्त कर लिए ना, हाँ, पहला स्टेप था। दूसरा क्या है, इसका अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ भी बराबर डी डी एक्स 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स, यह प्रथम हो गया है। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, चलो 18 माइनस 2x का स्क्वायर, इसका हो जाएगा ये प्लस x, इसका x स्क्वायर क्या होगा 2x, फिर इसका भी अवकलन माइनस 2। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ फिर समझो। ये वाला हो गया ऐसे ही, इसका अवकलन 1 धन x, ऐसे ही x स्क्वायर क्या होगा 2x, फिर इसका भी अवकलन, इसका 0 होगा, इसका माइनस, कितना हो गया 18 माइनस 2x। पहले 18 माइनस 2x से दोनों कामन ले लो, 18 माइनस 2x में कामन ले लिया तो क्या बचा, 18 माइनस 2x यहाँ बचा, यहाँ पर 4x, सही है ना, 4x बचेगा ना। चलो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। चलो थर्ड स्टेप क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ भी बराबर 0, इसको 0 करते हैं हम लोग। यहाँ से 18 माइनस 2x बराबर 0, x बराबर 9, सही है। 18 माइनस 6x बराबर 0, x बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, दोहरा अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, d2p dx2 बराबर ddx 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x, समझ आया। चलो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, इसका 0, इसका ऋण, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, इसका 0, इसका ऋण 2। देखो मैं आप अवकलन डायरेक्ट कर दिया हूँ, समझो ध्यान से। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन करना है, इसका 0, इसका ऋण 6, सही है ना। धन द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इसका 0, इसका ऋण 2, कितना हो गया यार, 18 छक्का 108 और प्लस 12x और माइनस 18 36 और प्लस 12x, कितना हो गया 144 प्लस 24x। ठीक, अगला स्टेप मेरा क्या है, अगला स्टेप क्या है, मैं चेक करना है, क्या करना है, x का मान 2 है, मैं दोनों चेक करता हूँ। x बराबर 9,
पर चेक करते हैं इसका मान कितना है, -144 + 24 x बराबर 9। ठीक है, कितना आएगा ये, -144 + 24 × 9, -144, 24 9 या 216, 4 में 4 का 2, 11 में 4 निकला 7, 72 ना। ये धनात्मक आ गया ना, तो निम्निष्ट क्या है, हाँ निम्निष्ट। इधर चेक करते हैं उससे, x बराबर क्या था, 6 3। अच्छा ये 9 है कि 6 था, 3 है, सही। इसका मान कितना है, -144 + 24 x बराबर 3, -144 + 24 दें, 72 हो जाएगा। कितना हो गया, -72। तो क्या हो गया, उच्चिष्ट क्या हो गया, हाँ देखिए ध्यान से, हमें आंसर क्या पूछा, प्रश्न क्या पूछा था कि मतलब ये आयतन क्या उच्चतम हो। तो x बराबर 3 पर हमारा जो है आयतन उच्चतम आया है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, वर्ग से काटे जाने वाला भाग कितना होगा, 3 से, मतलब प्रत्येक कोने से 3 सेमी का हमें वर्ग काटना होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। हाँ बोलिए कितना है, 4r² 2x -0। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 2r² - x²। ठीक है, बारी बारी जीरो करिए, 4x बराबर 0, x बराबर 0, 2r² x², x बराबर √2r। प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन त्रिज्या ऊंचाई धनात्मक लेना है, इसलिए प्लस ना। अब x बराबर √2r कहाँ रखना है, को द्वितीय अवकल है, या समीकरण 4 है ना, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है थोड़ा सा बताइए, d2 a2 dx² कितना है, 8r माइनस, मान रखिए 8r² - 12x का मान कितना है, √2r है, 8r² इधर हो गया, -12 2r², कितना होगा, 2r² होगा ना, √2 का वर्ग 2, r का r², कितना हो गया बताइए, -16r²। ऋणात्मक हो गया ना, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, उच्चिष्ट। बस हमें चेक करना था उच्चिष्ट है कि नहीं। अब हमें क्या मिला, उच्चिष्ट मिल गया, तो x बराबर किस पर उच्चिष्ट है ना। इस प्रकार लंबाई क्या है हमारा, x है, क्या हो गया, √2r ना। चौड़ाई कितना है, y का मान बताइए, r² - x², यहाँ 4r² है, 4r² x² कितना है, 2r²। जवाब नहीं आएगा पूछ लेना।
लंबाई कितना है √2r, चौड़ाई कितना है √2r। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई तो इसके अंदर जो आयत होगा वो वर्ग बन गया कि नहीं। तो प्रश्न यही कह रहा था जब महत्तम क्षेत्रफल निकालोगे उस स्थिति में लंबाई और चौड़ाई क्या होंगे बराबर यानी वर्ग। तो लंबाई भी देखिए √2r और चौड़ाई भी √2r। अतः दिए गए वृत्त में महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत की दोनों भुजाएं बराबर होती है या वर्ग होता है। आयत वर्ग होता है। कौन होता है, क्या होता है, वर्ग होता है। दिए गए वृत्त में महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत जो भी होगा वो वर्ग बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न बोल रहा है सिद्ध कीजिए दिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, एक बेलन है, ठीक, इसकी ऊंचाई हम लोग h मानते हैं, त्रिज्या r, ठीक है। इसमें बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बदलने वाला है, वो दिया है, निश्चित है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 है तो हमेशा 100 ही रहेगा। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 से ऊंचाई और त्रिज्या बदल बदल कर ढेर सारा बेलन बनाइए। जैसे देखो, एक बार ऊंचाई इतना ले लिया और त्रिज्या बढ़ा दिया, ठीक। तो प्रश्न बोल रहा है कि आप ढेर सारा बेलन बनाइए, लेकिन उसमें सबसे अधिक आयतन वाला जो बेलन होगा वो व्यास के बराबर होगा। माने जो ऊंचाई व्यास के किसके बराबर, ऊंचाई व्यास के बराबर होगा। नहीं समझे क्या। जैसे एक क्षेत्रफल दे दिया है हमें, हम उससे ढेर सारा बेलन बना रहे हैं, उनमें से किस बेलन का आयतन अधिक होगा, जिसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होगा उसका आयतन अधिक होगा। तो हमें इसको सिद्ध भी करना है। चलो मान लेते हैं हमारा यह बेलन h है, ऊंचाई h ऊंचाई क्या है, त्रिज्या क्या है r है, और इसमें दिया क्या है, पृष्ठ, दिए गए पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ दिया है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सबसे पहले हम लिखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πrh + 2πr²। समझ में आया। संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग यस कहते हैं 2πrh + 2πr²। देखो हमारे पास दो चर है, यह अचर है, क्या है, अचर। r और h क्या है, चर है। तो हम पहला स्टेप यही बताए हैं कि हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। हम यहाँ से r का मान चाहे h का मान निकालते हैं। h का मान निकालना आसान है, तो क्या करें, इसको इस साइड भेज दीजिए, 2πr² 2πrh। h बराबर क्या होगा, s/2πr माइनस 2πr²/2πr। तो कितना हो गया, h बराबर s/2πr माइनस r। ये हमारा संबंध प्राप्त हो गया। इसको हम संकीर्ण बोलेंगे। हाँ देखिए, अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, πr² होता है ना। तो यहाँ पर भी लिखते हैं हम लोग πr², ऐसे ही h के स्थान पे s/2πr न, और माइनस 2πr² h के स्थान पे ए हो गया। इसको थोड़ा सरल करते हैं। हाँ ध्यान से देखिए, v बराबर πr²
गुणा करते हैं यस नीचे 2 पाई आर, ठीक है। इसका इसमें भी माइनस पाई आर क्यूब, सही है। पाई से पाई गया, आर से आर गया, क्या बचा? क्या बचा? आर यस अपान 2 माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है। यह आयतन हो गया। इसको हम 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? हमें फलन प्राप्त हो गया। किसका फलन प्राप्त हुआ है? आयतन का, ठीक है। अब इसमें एक ही चर बचा है, कौन? त्रिज्या, ठीक। अब क्या करना है? हमें इसका अवकलन करना है। एक बार अवकलन करना है, फिर 2 बार करना है। चलो, dv अपान ddr ऑफ v बराबर, इसमें अचर है, यह भी अचर है, यस बटा 2। इसका अवकलन कितना होगा? 1 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, सही है। ये 2 हो गया। एक बार और अवकलन करो, d2v dr2, यह पूरा अचर है ना, 0 माइनस 3 दूना 6 पाई आर, कितना है? माइनस 6 पाई आर। आया समीकरण नंबर क्या आ गया? 3। अब हम क्या लिखेंगे? उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होगा? ddr ऑफ v बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? यस अपान 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, ठीक। इसको उस साइड में भेजता हूँ। यस बाई 2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालिए। यस अपान, या तो आर स्क्वायर बराबर यस अपान 2 3 पाई यस अपान 6 पाई। आर स्क्वायर बराबर कितना है? 3 पाई नीचे आ जाएगा तो 6 पाई, ठीक है। यहाँ आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट यस अपान 2 पाई। ये आर का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इस आर का मान कहाँ रखना है? दोहरा अवकलन में। अच्छा, यहाँ पे 6 पाई। अब उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होगा? d2v dr2 x बराबर नहीं, r बराबर अंडर रूट यस अपान 6 पाई ना। तो मान रखो इसका मान कितना है? माइनस 6 पाई आर ना, कितना हो गया? आर बराबर अंडर रूट यस अपान 6 पाई। रखो यहाँ पर माइनस 6 पाई अंडर रूट यस अपान 6 पाई। ये पूरा सिस्टम ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया? उच्छिष्ट। आर के किस मान के लिए उच्छिष्ट है? अंडर रूट यस अपान 6 पाई के लिए। इसका मतलब आर का मान हमें पता है, आर का मान पता हो गया ना। अब आर का मान कहाँ पर रखें कि हमें एच का मान आ जाए? समीकरण 1 में आर बराबर अंडर रूट यस अपान 6 पाई रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? चलो, यस ऐसे ही 2 पाई आर, आर के स्थान क्या रखना है? अंडर रूट यस अपान 6 पाई, ठीक। माइनस यहाँ पर अंडर रूट यस अपान 6 पाई।
चलो कैसे सरल करेंगे ध्यान से देखो, इन सबको करड़ी में रखो, इसको ऊपर भेज दो। यह कितना हो जाएगा 6 पाई, ठीक। यस अंडर रूट में जाएगा तो 2 ठो यस हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में जाएगा तो 2 ठो हो जाएगा, 2 पाई गुणे 2 पाई माइनस अंडर रूट यस अपान 6 पाई, पाई से गया, ठीक है। कितना बचा, अच्छा 1 ठो यस भी है नीचे, यस से गया, द्वितीयांश 6, कितना बचा, और अंडर रूट 3s अपान 2 पाई, अंडर रूट 3s अपान 2 पाई और माइनस अंडर रूट x अपान 6 पाई। इसको 6 बनाइए, इसमें भी कैसे बनेगा, 2 से ऊपर गुणा कर दें, 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 यस अपान 6 पाई माइनस यस अपान 6 पाई, ये 2 ठो बाहर हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, h बराबर 2 अंडर रूट s अपान 6 पाई, ठीक है, h अपान 2r, h माने ऊंचाई बराबर व्यास, ऊंचाई बराबर क्या प्राप्त हो गया, व्यास। यही सिद्ध करना था, अधिकतम आयतन वाला जो बेलन होगा, बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होगी, सिद्ध हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लो, यहीं पर कभी कभी यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर देता है, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 2 संबंधे 1 है, यहाँ से ऊंचाई और त्रिज्या का जब अनुपात निकालेंगे h बटे r बराबर 2/1 तो 2 संबंधे 1, ऐसे h बराबर 2r है, h बटे r बराबर 2/1 होगा कि नहीं। तो परीक्षा में प्रश्न चेंज कर सकता है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ तक तो करना ही है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला लाइन नहीं लिखेंगे, इसके बाद ए वाला लिख देंगे, h बटे r बराबर 2/1, यह संबंधी r बराबर 2 संबंधी ना, अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात 2 संबंधी 1 का होता है। तो अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात 2 संबंधी 1 होता है, ठीक है। सवाल पूरा हल इसी तरीके से करेंगे, बस यहीं से चेंज करना है। ऊंचाई व्यास के बराबर बोलेगा ते वाला लिख देंगे, ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात 2 संबंधी 1 कहेगा ते वाला लिख देंगे। समझ में आया, समझ आया ना।